नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महाभारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक प्रस्तावना। प्रस्तावना जो टॉपिक है वो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है और इससे पहले हमने संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखा इसके पहले के वीडियोज़ में। और इसमें हम सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन जो 15 वर्ड्स के 1 मार्क्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं, उनको थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है सारे क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं और जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसमें से 15 वर्ड्स के या 250 वर्ड्स के या 500 वर्ड्स के कोई से भी क्वेश्चन आए आप आंसर करने में सक्षम होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो कुछ छोटे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम प्रस्तावना लेंगे। जैसे हमने पहले टॉपिक संविधान निर्माण और संविधान सभा से संबंधित पढ़ाए थे, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 15 वर्ड्स के आ जाते हैं। जैसे संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन 15 वर्ड्स का, तो संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान के निर्माण के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर अध्यक्ष पूछता है तो हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वकील थे और बिहार से थे, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष चुना। क्वेश्चन आ सकता है संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई, किस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के बाद संविधान सभा ने कुछ समितियों का निर्माण किया, किन्हीं 4 समितियों के नाम बताइए। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो विशेष समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियमन समिति और परामर्श समिति। संविधान सभा के गठन की कोई 2 कमियां बताइए। तो जो कमियां थी, जो आलोचनाएं थी, उनमें से लिखनी है। जैसे संविधान सभा में आए प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित थे, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे। दूसरी कमी, देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाओं के प्रतिनिधि थे, जनता के नहीं। संविधान निर्मात्री सभा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो संविधान का निर्माण करना और भारत संघ का निर्माण करना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। प्रस्तावना या उद्देश्य का और इंग्लिश में हम कहें तो प्रिमर। तो इसे हम विस्तार से देखते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषताओं से संबंधित हम एक बड़ा 500 वर्ड्स से ज़्यादा का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है, विश्लेषण कीजिए। या इस तरह से ही पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है, अर्थात भारतीय संविधान का पूरा सार या दर्शन संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और सर अर्नेस्ट बारकर इन्होंने, इनकी जो बुक थी, रचना थी,
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी पूछ सकता है सर अर्नेस्ट बार्कर की रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन्होंने बताया जब मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक का अधिकांश तर्क संक्षेप में वर्णित है, अतः यह संविधान की कुंजी कही जा सकती है। तो आप देखिए सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किताब में, अपनी रचना में इसे संविधान की कुंजी कहा है। अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं, या विशेषताएं या इसका महत्व भी कह सकते हैं। विशेषताएं आए तब भी यही लिखना है और महत्व आए तब भी यही लिखना है। अक्सर बच्चों को याद होता है, लेकिन जैसे ही विशेषताओं की जगह महत्व या महत्व की जगह विशेषताएं पूछता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और आंसर छोड़ देता है, और एग्जाम से बाहर आने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो मुझे याद था। तो इसलिए अच्छे से समझें क्वेश्चन को। तो पहली विशेषता की बात करें तो अंतिम सत्ता जनता के हाथों में, अंतिम सत्ता जनता के हाथों में। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले सर्वोच्चता एवं प्रभुता की बात कही गई है। पूरे संविधान को पढ़ें तो सबसे पहले जहां सर्वोच्चता और संप्रभुता की या प्रभुता की बात की गई है वो प्रस्तावना में की गई है। संविधान निर्माताओं ने संप्रभुता जनता में निहित बताई है। उन्होंने जनता के नाम से ही संविधान को अधिनियमित तथा स्वीकृत किया है। प्रस्तावना में कहा भी गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उससे तीन बातें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। पहली ये कि संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई। दूसरी, ये संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी ये बात क्लियर हो जाती है कि भारतीय संविधान भारतीय इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो तीन बातें इस लाइन से क्लियर हो जाती है। दोबारा दोहराता हूँ कि संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं और भारतीय संविधान भारतीय इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आगे बात करें तो हम भारत के लोग, ये जो पदावली है इसका भी एक अर्थ है कि हम सब भारत के लोग, राज्यों के नहीं, भारत के लोग। तो संविधान का निर्माण राज्यों ने अथवा अनेक राज्यों के लोगों ने नहीं किया है, उसका निर्माण सारे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता में किया है। सारे भारत में एक नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिकता। दूसरी विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संविधान की प्रस्तावना की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो पदावली है इससे ये व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से न तो इसके ऊपर किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न किसी बाहरी शक्ति का। अपने आप में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड है इसका मतलब ही यही है, आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र जो संस्था, जो व्यक्ति, जो देश, जो संघ संगठन जो होता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अवस्था में होता है। प्रभुता समूची भारतीय जनता में अथवा भारतीय गणराज्य में नहीं है, भारतीय जनता ही उसकी मालिक है। आंतरिक क्षेत्र में भारतीय संघ के क्षेत्राधिकार पर भारतीय जनता का प्रभुत्व है और बाह्य प्रभुसत्ता अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभुसत्ता का मतलब है कि राज्य अन्य राज्यों के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्र है और उसकी विदेश नीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई अंकुश नहीं है। राज्य से यहाँ पर अर्थ है देश।
मतलब देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी भी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित कर सकता है, बना सकता है। पास वाला जो राज्य या देश है उसका कोई दबाव या बाध्यता नहीं है, और विदेश नीति भी उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी भी देश की। तीसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता या महत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आशय राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से के लोकतंत्र से। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र भी और सामाजिक लोकतंत्र भी, अर्थात न केवल लोकतांत्रिक सरकार होगी बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज भी होगा। इस समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना होगी। राज शक्ति पर, सरकार की शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा। आप देखिए आज भी देश में जो मंत्रिमंडल है, सरकार है केंद्र की या राज्य की, उसमें कोशिश की जाती है सभी वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान रूप से देने की, ताकि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और अस्तित्व बना रहे। शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। आज आप भी देखिए, जैसे कोई कानून बनता है और जनता द्वारा उसका पुरजोर अगर विरोध किया जाता है तो अनेकों बार वो कानून सरकार को वापस लेना पड़ता है, अपास्त करना पड़ता है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। दोबारा दोहराता हूँ कि जो गणराज्य शब्द प्रस्तावना में आया है उसका मतलब क्या है, वो किस बात को दिखाता है। वो इस बात को दिखाता है कि दो प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो वंशानुगत लोकतंत्र, दूसरा वंशानुगत लोकतंत्र, दूसरा लोकतंत्रीय गणतंत्र। तो भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया, वंशानुगत लोकतंत्र को नहीं, जैसा कि वंशानुगत लोकतंत्र तो ब्रिटेन में है, क्योंकि वहां पर जो सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक शासन होता है वो सम्राट का होता है। तो लोकतंत्र तो है लेकिन वंशानुगत, सम्राट का जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका हेड माना जाएगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वैसे। आगे बात करें तो चौथी जो विशेषता है वो है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय। ये जो वर्ड आए हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना का आदर्श स्थापित किया गया और यह भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अब सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है मनुष्य और मनुष्य के बीच, मानव और मानव के बीच जाति, वर्ण, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को उन्नति का समान अवसर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का समुचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण न हो। राजनीतिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, समान रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवा जो वर्ड आया है प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, उसको हम देखते हैं स्वतंत्रता।
संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव नहीं है कि अगर कोई नियंत्रण नहीं है तो उसे स्वतंत्र मान लिया जाएगा। इसमें विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर ये लिमिटेशन हर जगह पर है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, किसी भी चीज में आस्था रख सकते हो, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति मानव के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, देश के खिलाफ कोई बात, देश की बात नहीं होनी चाहिए, देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये बात सभी जगह लागू होती है। इस सकारात्मक अर्थ बोध में स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, किन्हीं दो राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। छठा पॉइंट है समाजवादी राष्ट्र। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी जो वर्ड है तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1976 में। 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया, वो 42वां संविधान संशोधन था। तो इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अंतः स्थापित किया गया, उसमें जोड़ा गया। पहले नहीं था, मूल संविधान, मूल प्रस्तावना में नहीं था। और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो समाजवाद है। लेकिन भारतीय समाजवाद धन के सभी साधनों के राष्ट्रीयकरण का समाजवाद नहीं है। सारे साधन धन के, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी है, वो पूर्ण रूप से वो देश या सरकार ही नहीं चलाएगी उनको। आम आदमी, जनता भी, निजी लोग भी इस काम को कर सकते हैं। यही कारण है स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, कारखाने निजी क्षेत्र में भी होते हैं। और अभी तो आप देखिए रेल वगैरह या एजुकेशन वगैरह, इनको भी निजी क्षेत्र में, मेडिकल वगैरह, इनको भी निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं है कि निजी संपत्ति छीन ली जाए या उस पर कुछ निर्बंध लगा दिए जाए जिसका उद्देश्य राष्ट्रहित है। तो भारतीय समाजवाद में निजी संपत्ति का उन्मूलन न होकर उस पर कुछ निर्बंध लगा दिए जाते हैं जिसका उद्देश्य मात्र राष्ट्र का हित होता है। उसको खत्म नहीं किया जाता है निजी संपत्ति को। जैसे किसी भी एक व्यक्ति के नाम 25 बीघा से अधिक जमीन, अधिक संपत्ति नहीं हो सकती। तो ये बंधन लगाया है ताकि एक ही आदमी के पास सारी संपत्ति इकट्ठी न हो और आर्थिक न्याय बना रहे। इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद कहा गया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे साधारण अधिकार व कानून की श्रेणी में रख देना समाजवाद की स्थापना के मार्ग की एक अन्य बाधा को हटाना है। 7वां पॉइंट देखें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। इसके बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और न ही लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा की जा सकती। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में इसको स्थान दिया गया है और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 8वां पॉइंट है राष्ट्र की गरिमा और बंधुत्व। तो संविधान में अन्य 2 आधारभूत सिद्धांत एवं आदर्श कौन से हैं? समानता और समता के आदर्श। तो समानता और समता के आदर्श ने व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित किया है।
तो इस तरह से ये विशेषताएं हो जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।